हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग एक रिसेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड में हम सभी ने सुना, काफ़ी दिनों तक मीडिया में चर्चा में रहा। टनल कलेप्स कर गया था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और उसका जो 17 दिन लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चर्चे में रहा। यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उसे इथिक्स, गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज से हम जोड़ के देख सकते हैं। तो उत्तराखंड टनल रेस्क्यू आपके यूपीएससी जीएस पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के डिफरेंट टॉपिक से रिलेट होता है। टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। वेरियस एथिकल एरियाज को टच करता है ये केस। तो आज के डिस्कशन में हम लोग पहले केस से शुरुआत करेंगे, स्टेक होल्डर्स, एथिकल इशूज़ और क्या क्या सॉल्यूशंस ऐसे केस को मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत में बात करें इस केस के बारे में तो ओवरऑल मामला ये था कि 4 धाम प्रोजेक्ट जो चल रहा है हिल रोड्स के एक्सपेंशन का, उसका एक सेक्शन ब्रह्मखाल यमुनोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 4.5 किलोमीटर लंबा टनल ये बनाया जा रहा था। ये टनल जो है ये सिलक्यारा और बारकोट के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबा टनल है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये सिलक्यारा से लेकर बारकोट को कनेक्ट करता है। 4.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है, यह अंडर कंस्ट्रक्शन टनल रहा है। 90% पोर्शन इसका एक्सकेवेट हो चुका था। इसका एक सेक्शन कोलैप्स कर गया और उसमें 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए। अब वर्कर्स जो ट्रैप हो गए थे उन्हें रेस्क्यू करना एक बहुत भारी चैलेंज था, क्योंकि जो टेरेन है जहां पर ये टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन रही है। हेवी इक्विपमेंट्स वहां मूव करना मुश्किल रहा है। तो इस पूरे केस में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इस टनल की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत एक कंपनी है, मॉर्थ की एक ओन्ड कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक ओन्ड कंपनी है। तो NHIDCL इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी। उसने हैदराबाद बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे ये पूरा काम टनल कंस्ट्रक्शन का दिया था। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के अलावा इसमें उस कंपनी के एडवाइजर फर्म भी शामिल थे। उसके साथ साथ NHIDCL के सुपरवाइजरी एजेंसीज भी, जो प्राइवेट कंपनियां थीं, वो भी इसमें शामिल थीं। सभी की अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी कंपनियों की क्या क्या अकाउंटेबिलिटी थी, इसमें क्या क्या उनका मैंडेट था। तो इसमें टनल के कलेप्स के बाद पूरा लार्ज स्केल जो ऑफिशियल मशीनरी है वो ऑपरेशन में आ गया। पूरे देश की चिंता थी कि 41 ट्रैप मजदूरों को कैसे निकाला जाए। उनके परिवार वालों को विशेषकर चिंता थी। मीडिया में यह खबर काफ़ी दिनों तक रही। स्थानीय जिला प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस थे, NDRF, SDRF जैसे, सभी के एक व्यापक कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरटेक किया जा सका। कहीं ना कहीं ये 2018 में थाईलैंड में हुई घटना, जिसमें केव में एक जूनियर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और उनके कोच फंस गए थे, उसकी भी याद दिलाता है। साथ ही साथ 1989 में रानीगंज में एक कोयले के खदान में, वहाँ पर भी इस तरीके की घटना हुई थी जहाँ 65 मजदूर फंस गए थे, 65 माइनस फंस गए थे। तो इस तरीके की ये घटना है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो आप देखेंगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये जो टनल बन रहा था, तो अनफिनिश्ड सेक्शन से 2 किलोमीटर आप देखें कि जो ऊपर केविन हो गया था टनल के अंदर, और डेबरी जो है वो एक्यूमुलेट हो गई थी, मलबा एक्यूमुलेट हो गया था और वर्कर्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। रेस्क्यू टीम काफ़ी प्रयास कर रही थी कि उस मलबे को हटाया जाए, जो शुरुआत में 30 मीटर के सेक्शन में था। आप देखेंगे कि ये 30 मीटर के सेक्शन में डेबरी फैला हुआ था। बाद में यह 60 मीटर के सेक्शन तक फंस गया और मजदूर जहां पर फंसे हुए थे उन तक एक्सेस, उन तक पहुंच जो है वो मुश्किल हो गई, उन तक संपर्क बना पाना कठिन हो गया। 12 नवंबर 2023 को यह घटना हुई। जब मजदूर नीचे काम के लिए उतरे तो वहाँ पर
डेब्री के कोलैप्स करने के कारण, टनल के एक सेक्शन के कोलैप्स करने के कारण डेब्री अकुमुलेट हो गई, मलबा जमा हो गया। इसके कारण मजदूरों के जीवन पर तत्काल संकट पैदा हो गया। टनल के अंदर चूँकि ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, फ्रेश एयर सप्लाई बहुत कम होता है और सेफ्टी का सबसे पहला कंसर्न होता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो रेस्क्यू एजेंसियाँ थी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NHIDCL, वो सबसे पहले हरकत में आ गई। पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज, NDRF, SDRF सभी ऑपरेशन में आ गई और अगले ही दिन वहाँ पर उन लोगों को एक एयर कंप्रेशन पाइप के द्वारा भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई, भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने की। ट्रैप्ड सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो 41 मजदूरों के लिए भोजन और ऑक्सीजन भेजने हेतु वहाँ पर एक पाइप के द्वारा उन्हें सप्लाई पहुँचाना शुरू कर दिया गया। अगले ही दिन 12 नवंबर को घटना हुई और 13 नवंबर को यह काम कर दिया गया। उसके बाद ये प्रयास किया गया कि उन्हें बाहर निकाला जाए। बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि 30 मीटर तक मलबे को हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट करके हटाना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है, जिसमें यह भी रिस्क रहता है कि कहीं टनल का और दूसरी हिस्सा, उसका जो क्राउन है, साइड वॉल्स हैं, वो कहीं कलेप्स ना कर जाए और जो फंसे हुए मजदूर हैं उनकी जान को और ज़्यादा संकट ना हो जाए। एक खतरा तो ये होता है। दूसरा खतरा ये होता है कि एक्सकवेशन के दौरान जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे भी टनल के जो अंदरूनी दीवार हैं या उसकी जो छत है उससे भी मलबा गिर सकता है और जिसमें फंसे पड़े मजदूर जो हैं वह घायल भी हो सकते हैं, उन्हें माइनर इंजरी भी हो सकती है। तो जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके उन्हें बाहर निकालने का एक सेफ पैसेज तैयार किया जा रहा था, तो वहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी कठिनाई आ रही थी। अमेरिकन ऑगर मशीन मंगवाई गई। अमेरिकन ऑगर मशीन, आप देखें कि यहाँ पर दिल्ली से जो है हरकुलस C-130 विमान के जरिए अमेरिकन ऑगर मशीन्स को 3 अलग अलग हिस्सों में उत्तरकाशी के इस टनल साइट पर ले जाया गया। आप यहाँ देख रहे हैं जो चित्र में, ये ड्रिलिंग बिट है उस ऑगर मशीन का, जिसके माध्यम से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है और एक्सकवेशन का काम किया जाता है। तो हेवी मशीनरी को वहाँ डिप्लॉय किया गया साइट पर और इंडोस्कोपी कैमरा के जरिए पहली बार उनकी लाइव तस्वीर बाहर आ सकी। इंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया। ऑगर मशीन ने 800 से 900 मिलीमीटर डायमीटर के एक पाइप के जरिए इन लोगों तक दवा, भोजन और इंडोस्कोपी कैमरा अंदर भेजा गया, जिससे उनकी लाइव तस्वीर आई और सभी को सांस में सांस आई कि मजदूर जो फंसे हुए हैं वो जीवित हैं। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो रिमेनिंग एरिया है उसको एक्सकवेट कर लिया जाए और उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन समस्या तब आ गई जब ऑगर मशीन का ये जो ड्रिलिंग बिट है इसका एक हिस्सा टूटकर अंदर फंस गया और साथ ही साथ ऑगर मशीन को एक हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन का सामना आगे की खुदाई में करना पड़ा। वैसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक देना पड़ा। अब चूँकि उस समय कई सारे विकल्प थे, ऐसा भी हो सकता था कि रेस्क्यू को करने में जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी डिले भी हो जाए, तो मजदूरों का जो लाइफ है वो और ज़्यादा थ्रेटेंड हो सकता था और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फर्दर डिले हो सकता था। तो वैसी स्थिति में फिर क्या किया गया कि कई अल्टरनेटिव प्लान्स जो है वो चॉक आउट किए जाने लगे। 5 साइमल्टेनियस प्लान्स बनाए जाने लगे, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर उत्तराखंड के CM, उनके कार्यालय और पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें लगा हुआ था। साथ ही साथ कई ऐसे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP, ये सभी उसमें तैनात थे। वायुसेना की भूमिका की हम लोगों ने चर्चा अभी की ही है। तो उन तक संपर्क बना पाने का ये जो प्रयास था उसमें हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद फिर हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगाई गई, ताकि जो ऑगर मशीन का ये कट के फंस चुका टुकड़ा था उसको बाहर निकाला जा सके। उस टुकड़े को बाहर निकाले जाने के बाद फिर से जो है उसमें खुदाई का काम शुरू हुआ। अल्टरनेटिव जो प्लान चॉक आउट किए गए थे उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग भी शामिल था। अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वर्क नहीं करती है तो अल्टरनेटिव प्लान के रूप में वर्टिकल ड्रिलिंग करके उन तक अंदर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। 19 मीटर के आसपास की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी भी की जा चुकी थी। अब आप देखें कि जब ये ऑगर का बिट
अंदर फंसा हुआ जो बिट था उसको बाहर निकाल लिया गया, फिर भी कठिनाई आने लगी। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन था, बाकी का जो बचा हुआ 10 से 12 मीटर का हिस्सा था हॉरिजॉन्टल, उसको ड्रिल करने के लिए फिर रैट होल माइनर्स की सहायता लेने का एक उपाय सूझा। रैट होल माइनर्स हम जानते हैं कि वैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, आप कहें तो ये वैसे माइनर्स होते हैं जो कि टनल में काफ़ी छोटे साइज के पाथवे को बनाने में सक्षम होते हैं। इनकी जो दक्षता होती है वह किसी भी माइन में छोटे छोटे टनल्स को 3 से 4 फीट ऊंचे टनल्स को बनाने की इनकी जो है वो दक्षता होती है। रैट होल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। तो हालांकि रैट होल माइनिंग को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में ही मेघालय में कोयला खनन के लिए बैन कर दिया था। फिर भी रैट होल माइनर्स अभी भी रैट होल माइनिंग की जो टेक्निक है इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इलीगली इस्तेमाल किया जाता है। तो रैट होल माइनर्स को दिल्ली, झांसी और देश के कई अलग अलग जगहों से बुलाया गया और उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज की सहायता ली गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्होंने बहुत रिमार्केबल तरीके से केवल 24 घंटे के अंदर अंदर 10 से 12 मीटर की खुदाई करके मजदूरों तक संपर्क साध लिया और 28 नवंबर 2023 को शाम में 7 बजे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तत्काल उन्हें मेडिकल सहायता पहुंचाई गई और एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो ओवरऑल ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मामला था, आप इसमें देखें कि पूरा ह्यूमन एफर्ट तो लगा ही था, साथ में इसमें रिलीजियस जो अपने बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक आस्था, जब कहते हैं कि आदमी थक जाता है, हार जाता है, जब आदमी किसी एक चमत्कार की आशा में होता है तो वो ईश्वर की ओर देखता है। तो यहाँ पर सिलक्यारा के जो गार्जियन डेटी हैं बाबा बौखनाग, तो बाबा बौखनाग का आप देखेंगे कि टनल के सामने एक मेकशिफ्ट टेम्पल बनाया गया जहाँ उनकी पूजा भी की जाती थी। तो एक धार्मिक आस्था के साथ, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, पूरे एक वाइडर कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। अब देखें कि स्टेक होल्डर्स और केस को समझने से पहले इसमें और कुछ जो बातें हैं केस से जुड़ी हुई उसको समझना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ये देखें कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ओन की गई कंपनी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जा रही थी। मतलब जो टनल कंस्ट्रक्शन का कार्य था वो NHIDCL इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी। टनल की जिम्मेदारी इसकी थी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट को पहली बार कंसीव 2017 में किया गया था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2018 में इसे ग्रीन सिग्नल दिया था, इसे हरी झंडी दी थी। तो NHIDCL ने इसे हैदराबाद बेस्ड नवयुग इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी, उसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम का जिम्मा दे दिया। अब आप थोड़ा इसको समझिए, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इस टनल कलेप्स में और कंस्ट्रक्शन में किन किन स्टेक होल्डर्स की क्या क्या भूमिका है, एथिकल इशूज कहाँ कहाँ पे आते हैं, किन के रोल क्या हैं, वो सारा चीज़ तब समझ में आएगा। तो NHIDCL ने ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम दे दिया आपको नवयुग इंजीनियरिंग को, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और यही नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि महाराष्ट्र में भी एक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, नासिक मुंबई हाईवे पर। और अगस्त के महीने में उसी नासिक मुंबई जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसमें एक मिसहैप होने के कारण, एक दुर्घटना होने के कारण थाने में लगभग 21 मजदूरों की मौत हो गई। तो नवयुग इंजीनियरिंग जो है वो तभी से एक लो प्रोफाइल मेंटेन की हुई थी क्योंकि उस मामले में भी इस कंपनी का नाम आया था जहां पर कि नासिक मुंबई के बीच एक हाईवे कंस्ट्रक्शन इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, एक दुर्घटना हुई और उसमें भी 21 मजदूर की डेथ हो गई थी। तो ये नवयुग इंजीनियरिंग हो गई और इसका एक जर्मन एडवाइजर बर्नार्ड ग्रुप है, बर्नार्ड ग्रुप।
तो नवयुग इंजीनियरिंग थी, इसके एडवाइजर जो है बर्नार्ड ग्रुप थे, और इनके काम का सुपरविजन NHIDCL के 2 सुपरवाइजरी फर्म्स कर रहे थे, वो भी प्राइवेट कंपनियां थीं। एक फ्रांस की TSF जेटिसन स्पेन की कंपनी है TSF जेटिसन, और न्यू दिल्ली की एक कंपनी है रॉडिक कंसल्टेंट। इन दोनों कंपनियों का काम था कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के डिज़ाइन को रिव्यू करना, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनको रिव्यू करना, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को रिव्यू करना। तो इनका काम जो है ये देखना था कि सभी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं या नहीं, समय पे प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है या नहीं, सो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को इंश्योर करना। नवयुग इंजीनियरिंग इस पूरे टनल का कार्य कर रही थी, बनाने का कार्य कर रही थी, और इसकी एडवाइजरी कंपनी थी जर्मनी की बर्नार्ड ग्रुप। अब आप ये देखिए कि NHIDCL ने जब इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था तो सबसे पहले उसने न्यू दिल्ली बेस्ड एक टेक्नोक्रेट सर्विसेज कंपनी करके, टेक्नोक्रेट सर्विसेज कंसल्टेंसी फर्म करके उन्हें DPR बनाने का काम दिया था। टेक्नोक्रेट सर्विसेज कंसल्टेंसी फर्म करके एक फर्म है जिसे कि DPR बनाने का काम दिया था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम दिया था। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी भी प्रोजेक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी होती है, उसमें अध्ययन होता है, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है, और उसके जो विभिन्न फैक्टर्स उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी उसके अंतर्गत अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाता है उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो टेक्नोक्रेट कंपनी ने 2 इसमें रिपोर्ट तैयार किए थे, एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट थी और एक जियो टेक्निकल रिपोर्ट थी। इन दोनों रिपोर्ट्स में टेक्नोक्रेट ने कुछ रेड वार्निंग्स फ्लैग की थी। कुछ उसमें बताया था कि वहाँ पर की जो जियोलॉजिकल कंडीशंस है वो उतनी फेवरेबल नहीं है, और वहाँ पर एक्सकेवेशन के काम के कारण जो टनल बनेगा उसके क्राउन और उसके साइड वॉल में वेज बनने की संभावना है। हम जानते हैं कि माउंटेनस रीजन में जो रॉक्स होते हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं, तो इस कंपनी ने अपने जियोलॉजिकल रिपोर्ट में कहा कि जो इंटरलॉकिंग रॉक्स हैं उनके डिस्टेबलाइज होने का खतरा है, और वहाँ पर एक्सकेवेशन के कारण हो सकता है कि क्राउन और साइड वॉल्स में वेज बन जाए, एक दूसरे को पुश करने लगे। तो इसकी जियोलॉजिकल और जो जियो टेक्निकल रिपोर्ट थी उसमें एक्सकेवेशन के दौरान कई सारे प्रिकॉशंस को लेने की बात की गई थी। ये घटना हुई नवंबर में, और जस्ट 3 महीना पहले अगस्त में नवयुग इंजीनियरिंग की जो एडवाइजरी फर्म थी बर्नार्ड ग्रुप, इसने भी सर्टेन जो है इसमें वार्निंग्स फ्लैग की थी। इसने ये कहा था कि जो टेंडर में जियोलॉजिकल चैलेंजेस बताए गए हैं, ज़मीन पर उससे कहीं ज़्यादा जियोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन के दौरान। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो जियोलॉजिकल कंडीशंस वहाँ पर मेंशन किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा चुनौती ज़मीन पर है, इस बात को बर्नार्ड ग्रुप ने उजागर किया था जस्ट 3 महीना पहले अपने रिपोर्ट में। एक बात इसमें और आप समझ लीजिए कि ये जो TSF जेटिसन है, TSF जेटिसन स्पेन की कंपनी जिसका काम सुपरवाइज करना था, इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरविजन था, तो TSF जेटिसन की एक सब्सिडरी कंपनी ने 2014 में इसकी एक सब्सिडरी कंपनी सूरत के एक फ्लाईओवर वर्क से जुड़ी हुई थी, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट होने से लगभग 10 मजदूरों की जान चली गई थी 2014 में। यह गुजरात के सूरत में यह घटना हुई थी, और उस फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन में TSF जेटिसन के एक सब्सिडरी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उस फ्लाईओवर एक्सीडेंट की जो वजह थी वह डिज़ाइन फॉल्ट था। मतलब ये जो कंपनियां हैं इनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, इनका बैकग्राउंड भी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इन मामलों में और एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स इनके बैकग्राउंड में देखे गए हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है आपको पिक्चर है कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग सुपरविजन में जो कंपनियां जुड़ी हुई थी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो जुड़ी हुई थी, उनके कार्य के बारे में। इसी आधार पे फिर हम आगे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स उन्हें कहते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में या जो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिनका हित जुड़ा हुआ हो, इन्हें हितधारक बोलते हैं। तो पहली चीज़
कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। अब चूँकि हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, तो सबसे पहले जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, जिनका जीवन खतरे में है, ट्रैप्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। अब चूँकि उनके परिवार भी जो है अपने फैमिली मेम्बर के लिए कंसर्न होंगे, उनका भी हित जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक हित उनका जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो इस प्रोजेक्ट में NHIDCL एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। प्राइवेट कंपनी जो इस कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, उसके साथ जो सुपरवाइजरी फर्म्स थी और जो एडवाइजरी फर्म थी, वो सभी प्राइवेट कंपनियां इसमें स्टेक होल्डर हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हो गई? प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज। हम लोगों ने नवयुग की बात की। नवयुग इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इनकी जो एडवाइजरी फर्म थी बर्नार्ड ग्रुप, उसी तरीके से TSF, रोडिक कंसल्टेंट, जो डिफरेंट फर्म्स इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन गवर्नमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें प्राइमरी रेस्क्यूअर के रूप में सामने आई। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसे हैजार्ड के कंडीशन में, ऐसे एक्सीडेंट के कंडीशन में लोगों को रेस्क्यू करे, क्योंकि इस स्केल पे रिसोर्स मोबिलाइज कर पाना वो प्राइवेट एजेंसीज के बस की बात नहीं होती है। तो इसमें गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर उत्तरकाशी ज़िले का, वो सभी इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फिर हम देखें कि इसमें कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय ली गई, कई इसमें वर्कर्स जो थे रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सम्मिलित हुए थे। रैट होल माइनर्स थे, रैट होल माइनर्स ने ही फाइनली जो है उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। तो उन सभी को इसमें स्टेक होल्डर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स हो गए, जो भी इसमें रेस्क्यू वर्कर्स इन्वॉल्व थे, एक्सपर्ट्स थे, रैट होल माइनर्स थे, रैट होल माइनर्स थे। अब ये देखें कि इस पूरे मामले को नेशनल लाइमलाइट में लाने का क्रेडिट भी मीडिया को जाता है। मीडिया पे अक्सर किसी भी मामले को सेंसेशनलाइज करने का भी आरोप लगता है, लेकिन अगर किसी मामले को मीडिया के द्वारा लाइमलाइट मिलती है तो उसमें जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो व्हील्स हैं वो और ज़्यादा तेज गति से चलने लगते हैं। तो इसमें मीडिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर रही है। और एक बात केस से जुड़ी हुई और ये भी है कि जो वहाँ पर रेस्क्यू की टीम थी, प्रेस पर्सन्स थे, जो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन NGO हंस फाउंडेशन ने की थी। लगभग 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने लगातार 17 दिनों तक की थी। तो वह कैंटीन जो वहाँ पे चल रहा था एक लाइफ लाइन की तरह चल रहा था। तो मीडिया के साथ साथ NGO की भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक की भी, पब्लिक एट लार्ज भी एक स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट होता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि गवर्नमेंट के ही अंतर्गत इसमें कई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो एजेंसीज जो कि तुरंत हरकत में आ गई। NDRF की हम बात करें, SDRF की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ITBP की बात करें, तो ये सब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह एक्टिव हो गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट किया। तो स्टेक होल्डर्स हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी केस में, जहां पर कि हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उसको पहचानते हैं, फिर वैसे ग्रेजुअली हम और भी स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें इस पूरे मामले में एथिकल इशूज क्या क्या हैं। हम लोगों ने विस्तार से केस की चर्चा की है, पूरे हम लोगों ने मामले को समझने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल एरियाज़ में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन्वायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक उचित है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो इन्वायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उठता है। पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से प्रश्न उठता है कि यह इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए थ्रेट है। जो इलाके हम जानते हैं कि हिमालयन रीजन एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, वहाँ पर इकोलॉजिकली
फ्रेजाइल रीजन है और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, टनलिंग, एक्सकेवेशन करने से उसकी फ्रेजिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टनल के भी कलेप्स करने का जो प्राथमिक रीजन था उसे लैंडस्लाइड बताया गया है। तो और ये पहले ही डीपीआर में फ्लैग आउट कर दिया गया था कि जियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि एक्सकेवेशन करने से पहले आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो एथिकल इशू है वो थ्रेट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि कहीं हम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस तरीके से हम पर्यावरण को इरिवर्सिबल डैमेज तो नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या हम वहां पर लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स वायबल हैं या सस्टेनेबल हैं समय के साथ? पहला मुद्दा ये है। दूसरी चीज़ है, हम देखते हैं कि जो वर्कर्स जो ट्रैप्ड हुए थे वो माइग्रेंट वर्कर्स थे। माइग्रेंट वर्कर्स के केसेस में और यूजुअली भी वर्कर्स और लेबरर्स के केसेस में कई बार लेबर और वर्कर राइट्स की अनदेखी की जाती है। तो उनका वहाँ पर फंसना, उनके लिए किसी सेफ्टी गियर का अवेलेबल ना होना, वहाँ पर एक अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट होना और वैसे अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट में लेबर्स का काम करना, ये अपने आप में एक एथिकल इशू है। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ सबके लिए इंश्योर करता है और राइट टू लाइफ में सेफ वर्किंग कंडीशंस इन्वॉल्व्ड हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 42 क्या कहता है? दैट स्टेट शुड इंडिवर फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो जिन परिस्थितियों में वहाँ मजदूर काम कर रहे थे वो ह्यूमन कंडीशंस तो नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी खतरे में काम करना पड़ रहा था। दूसरी चीज़ है, आर्टिकल 43 क्या कहता है कि सिक्योर सच वर्किंग कंडीशंस टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे वर्किंग कंडीशन में किसी की डिग्निटी ऑफ लाइफ हमेशा सिक्योर नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जो जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड हैं, आर्टिकल 21 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के रूप में, 42, 43 डीपीएसपी पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी इससे वायलेट होते हैं। तो अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के केस में हम देखें कि कई ऐसे लेबर लॉज हैं इंडिया में। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, उसके बाद इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। ठीक है, तो इस तरीके से कई ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जो कि वर्कर राइट्स को इंश्योर करते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी एक्ट 2019 में जब डिफरेंट लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया गया था तो 2019 के बाद ये सभी जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के अंतर्गत सब्ज्यूम हो गए थे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एक्ट, वर्किंग कंडीशंस कोड 2019, जिसे OSH कोड भी कहा जाता है, OSH कोड, इसके अंतर्गत ये सभी एक्ट जब सब्ज्यूम हो गए तो वर्कर राइट्स इस कोड के अंतर्गत गारंटी की गई हैं लेजिस्लेशन के माध्यम से। अब देखें कि 2002 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने 2002 में रेकमेंड किया था कि इतने सारे कानूनों के होने से लेबर लॉज में कन्फ्यूजन होता है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में कठिनाई आती है, तो इसे ब्रॉडर ग्रुप्स में कंसोलिडेट किया जाए। उसी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 के रिकमेंडेशंस को मानते हुए OSH कोड को बनाया गया ताकि वर्कर्स और लेबरर्स के, माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को इस तरीके से जो है और वर्किंग कंडीशंस को, सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। पर यहाँ पे ये वायलेशन दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन में जो वर्कर राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। तीसरी बात आ जाती है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपनीज एंड फर्म्स इन्वॉल्व्ड। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी नवयुग इंजीनियरिंग, आप देखें कि वहाँ पर मुंबई नासिक जो हाईवे बन रहा है तो थाने में एक्सीडेंट हुआ,
तो वहाँ पर भी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स की जानी चाहिए थी। एक ऐसी कंपनी जो हाल फिलहाल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक इतने बड़े दुर्घटना के साथ उसका नाम आता है, उसे कैसे फिर से एक इतने इम्पॉर्टेंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है। बात ये है। दूसरी चीज़ ये है, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे डिफरेंट एजेंसीज के बारे में, तो ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि एक तो सुपरवाइजरी फर्म ऐसी थी जिसका खुद का एक सब्सिडरी फर्म फ्लाईओवर एक्सीडेंट 2014 के फ्लाईओवर एक्सीडेंट से जुड़ा था, जिसमें कि ऑफिशियल रिपोर्ट में फॉल्टी डिजाइन को जिम्मेदार बताया गया था। दूसरी जो इसमें सुपरवाइजरी फर्म थी, रोडी कंसल्टेंट, न्यू दिल्ली बेस्ड रोडी कंसल्टेंट, तो इसके अगेंस्ट में भी लास्ट ईयर एक अनडिस्क्लोज्ड कंप्लेन लॉन्च की गई थी और उसके आधार पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सो कॉज नोटिस जारी किया था। मामला लोकपाल में गया था और बाद में मिनिस्ट्री के विजिलेंस ने इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की और फिर उसके बाद ये मामला समाप्त हो गया। तो इन सभी एजेंसीज की जो बैकग्राउंड में इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल रहा है। तो इस ग्राउंड पर इन सभी के जो है अकाउंटेबिलिटी को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, जो कि यहाँ पर लैकिंग पाया जाता है। ये देखा जाता है कि ये जो कंपनियां हैं इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रॉपर्ली नहीं किया है, चाहे वो डीपीआर में जो प्रिकॉशंस मेंशन्ड हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कंपनी के सिलेक्शन की जहाँ तक बात हो तो ऐसी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया जो कहीं ना कहीं पास्ट में मेजर एक्सीडेंट्स और लेबरर डेथ्स के साथ जिनका परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ रहा है। तो हम इन सब की बात करें, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरी चीज़ है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और मिनिस्ट्री है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, वो भी एक सेंसिटिव, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में, कैसे केवल प्राइवेट फर्म्स की रिपोर्ट्स पर छोड़ा जा सकता है। उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो NHI DCL है उसने सुपरविजन में किस तरीके से भूमिका निभाई, क्या उसने सुपरवाइजरी फर्म्स से रेगुलर रिपोर्ट्स की मांग की, परफॉर्मेंस चेक्स किए, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पर, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन के दायरे में आ जाती है कि जब अर्लियर रिपोर्ट्स में सर्टेन वार्निंग्स रेज की गई थी, रेड फ्लैग्स रेज किए गए थे, जस्ट 3 महीना पहले ही उसमें वार्निंग रेज की गई, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने क्या किया। साथ ही साथ आप देखें कि 2018 में जब ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ था उस समय 4.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में एस्केप रूट की बात की गई थी। यह बहुत ही, आप देखें कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाद में उस प्रोविज़न को हटा दिया गया और 4.5 किलोमीटर लंबे इस पूरे टनल में कहीं पर भी एस्केप रूट का प्रोविज़न अभी नहीं है। तो प्रोविज़न में ये चेंज कैसे किए गए, किसकी अनुमति से किए गए, क्या टेक्निकल इसके ऊपर स्टडी की गई, जिसके बाद की ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट प्रोविजंस थे जिसमें एस्केप रूट की बात थी वो बाद में हटा दिया गया। तो चेंजेज इन प्रोजेक्ट प्रोविजंस जो हैं ये एक एथिकल इशू पैदा करते हैं जहां पर कि सेफ्टी को दरकिनार किया गया। दूसरी बात है कि टेंडर डॉक्यूमेंट में जो जियोलॉजिकल कंडीशंस की असेसमेंट की गई थी उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और एक्सकेवेशन में सामने आ रहे थे। तो क्या टेंडर डॉक्यूमेंट में इनएडिक्वेट असेसमेंट किया गया था, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। तो ये सभी उसमें एथिकल इशूज हैं कि इनएडिक्वेट असेसमेंट का इतना बड़ा कंसीक्वेंस हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आगे का जो एथिकल इशू है वो रैट होल माइनर्स से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने केस की चर्चा के दौरान देखा कि 2014 में ही मेघालय में कोल माइनिंग को लेकर रैट होल माइनिंग की जो प्रैक्टिस थी उसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया था। इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में रैट होल माइनिंग जारी है, परंतु यहाँ पर रैट होल माइनिंग जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है, उन्हें इन्वॉल्व करके क्या एक एथिकल इशू क्रिएट किया गया, जहाँ पर कि एक तरफ तो लोगों का जीवन बचाना है। तो आप देखिए ये डायलेमा कैसा है कि एक तरफ जो 41 मजदूर हैं उनका जीवन बचाना है और दूसरी तरफ एक ऐसा तरीका है जिससे उस काम को आसानी से किया जा सकता है परंतु वह गैर कानूनी है। तो कई बार आपसे केसेस में ऐसे एथिकल डायलेमा भी पुट किए जाते हैं, तो आप उनको कैसे बैलेंस करते हैं अपने आंसर में, ये इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एक इलीगल मेथड का इस्तेमाल करना एक एथिकल इशू जरूर है। माइग्रेंट वर्कर का मुद्दा है। हम ये देखते हैं कि जनरली वर्कर्स और लेबरर्स से रिलेटेड जो राइट्स हैं हम लोगों ने उनकी बात की, लेकिन कहीं ज़्यादा नेग्लिजेंस माइग्रेंट वर्कर्स के केस में होती है क्योंकि वह स्थानीय आबादी का
परमानेंट हिस्सा नहीं होते, इसलिए उन्हें पॉलिटिकली भी नेगलेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर चूंकि जो फंसे मजदूर थे अधिकांशतः वो प्रवासी मजदूर थे, तो प्रवासी मजदूरों के समक्ष जो वर्किंग कंडीशंस के, लाइवलीहुड के चैलेंजेज आते हैं, यह केस उस भी एथिकल इशू को रेज करता है। इन तमाम एथिकल इशूज की चर्चा के बाद हम ये देखें कि क्या क्या सॉल्यूशंस ऐसे सिनेरियो में लिए जा सकते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रहे कि यूपीएससी अपने केस स्टडी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी मुद्दों को उठाती रही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज भी पूछती रही है। वहाँ पर एथिकल डायलेमाज भी आपको दिया जाता है, तो आप उन डायलेमाज से कैसे डील करते हैं, उन डायलेमाज का और उन एथिकल इशूज का क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे इमीडिएट सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई क्वेश्चन में नहीं किया गया है तो आपको उसमें सीधा ओवरऑल सॉल्यूशंस बताने हैं, पहले शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बताने हैं, फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताने हैं। तो एक ऐसा केस जहां पर कि इन्वायरमेंटल हजार्ड के कारण एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में मजदूर ट्रैप हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम होगा उन मजदूरों को, जो फंसे मजदूर हैं, उनको बाहर निकालना। जब वे बाहर निकल जाते हैं तो उनके लिए मेडिकल हेल्प की व्यवस्था करना। तो सबसे पहला काम होगा मेडिकल असिस्टेंस की व्यवस्था करना। दूसरी चीज़ क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वह अपने स्वास्थ्य की और अपने परिवार के ज़रूरतों की कुछ समय तक देखभाल कर सकें। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो 41 फंसे मजदूर थे उन सभी को 1-1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की थी, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी NHIDCL, उससे रिक्वेस्ट किया था कि इन मजदूरों को 15 दिन तक पेड लीव दी जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आनी चाहिए वो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने की आनी चाहिए, वंस दे आर रेस्क्यूड। उसके बाद ये देखना है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट के लिए, अगर मान लीजिए केस में पूछ दिया जाए कि आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं या आपसे रिपोर्ट मांगी गई है। अभी हमने केस में देखा कि जितनी भी इसमें कंपनियां इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर कंपनियों का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक रहा है, किसी ना किसी मेजर एक्सीडेंट से जुड़ी रही है, या फिर उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है। तो पूरे मामले की, केवल इस मामले की ही नहीं, पूरे मामले की, उन कंपनियों के बैकग्राउंड की, और जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट्स में वार्निंग रेज की गई थी उनको चेक क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उस पूरे मामले को गहराई से जाकर इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है एक सॉल्यूशन के रूप में। तीसरी चीज़ ये है कि चूंकि यहाँ पर सीधे वर्कर्स के लाइफ का मामला था, उनकी लाइफ खतरे में थी, तो इस तरीके के जो हजार्डस वर्किंग कंडीशंस हैं, जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं, वहाँ पर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों है। अभी वहाँ पर ऐसी घटना हुई तो संभावना है कि आगे भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि अब आगे उसी प्रोजेक्ट में ऐसी घटना नहीं हो सकती है, या किसी अन्य सिमिलर प्रोजेक्ट में ऐसी घटना नहीं हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑन साइट वर्किंग कंडीशन सेफ हों, हजार्ड फ्री हो, उसको इंश्योर करना, ये एक लॉन्ग टर्म इसमें काम हो सकता है। चार धाम हाईवे की हम लोगों ने बात की, जो कि लगभग 900 किलोमीटर लंबा 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तराखंड में 4 धाम जो हैं, पिलग्रिमेज साइट, रिलीजियस साइट्स, उनको कनेक्ट करता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो 4 धाम कहे जाते हैं। तो 4 धाम हाईवे का जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन से क्रॉस करता है, और ये उसी का एक हिस्सा था उत्तरकाशी का टनल। तो 4 धाम हाईवे में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऑनगोइंग वर्क को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिमिलर हजार्ड उन सभी के सामने है। तो जो भी उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, एडवाइजरी फर्म्स हैं, सुपरवाइजरी फर्म्स हैं, उन सभी को 4 धाम हाईवे को रिकंसीडर करते हुए इसके प्रोजेक्ट वर्क को रिव्यू करने की आवश्यकता है, ताकि उसमें पब्लिक लाइफ और उसमें साथ ही साथ जो लेबरर्स हैं उनके लाइफ को, जो पर्सनल्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनके लाइफ को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा हम जैसे देखते हैं कि लेबर लॉ जो हमारे हैं अभी के, उनमें इन्वायरमेंटल हजार्ड्स को लेके एलिमेंट्स कम हैं, और इन्वायरमेंटल हजार्ड के कारण जो उत्पन्न हुई दुर्घटनाएं हैं उनके विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन की बात
कम मिलती है। तो हमारे जो लेबर लॉज हैं उसमें हम इन्वायरमेंटल हजार्ड के भी कंपोनेंट को ऐड करें और साथ ही साथ कंपनसेशन की भी हम गारंटी दें, ताकि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में जो विक्टिम्स हैं हम उनकी सहायता कर सकें। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आप इस तरीके के स्पेसिफिक सजेशंस को लिख सकते हैं। ये ध्यान देना है कि सॉल्यूशन स्पेसिफिक होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हों या इस तरीके के जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कंसिक्वेंस काफ़ी वाइड हो सकता है अगर उसमें कोई एक्सीडेंट होती है, तो वैसे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी क्लॉज ऐड किया जाता है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें मेजर पोर्शन ऑफ लायबिलिटी जो उसमें कंपनी है उसकी होगी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑपरेशन कंपनी है उसकी होगी। तो क्यों ना हम इस तरीके के लार्ज स्केल इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी क्लॉज को ऐड करें, ताकि जो नेग्लिजेंसेस या जो इसमें लापरवाही कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा, एडवाइजरी कंपनीज के द्वारा या फिर सुपरवाइजरी फर्म्स के द्वारा किया जाता है उसको रोका जा सके। कम से कम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर तो ये लायबिलिटी क्लॉज को जरूर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम इसमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में लायबिलिटी क्लॉज की भी बात कर सकते हैं, जहां पर कि कंपनियां हमेशा अलर्ट रहेंगी ताकि इस तरीके की जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। तो ओवरऑल इस केस में इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मेजर जो एथिकल इश्यूज रेज होते हैं वे क्या क्या हैं और कैसे हम उनका लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।